हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज का कॉमिक विशेषांक पिंटू का दूसरा और अंतिम भाग। अपने गुनाहगार चेहरे पर शराफत व भावनाओं के मास्क चढ़ाकर अपने बेटे की बर्बादी का रोना रोने तुम मेरे पास क्यों आए हो। वास्तव में पिंटू हत्यारा नहीं है, हत्यारे तुम हो। मगरमच्छ के खून के इंजेक्शन देते समय और ब्लड सैंडविच अपने बेटे को खिलाते वक्त तुम्हारे हृदय में राक्षस आ बैठा था क्या। मैं उसका भला चाहता था एंथनी, मगर वो मेरी भूल थी। मुझे उसकी सज़ा मिल चुकी है। अपनों को खोकर मैं अपने बेटे के हाथों अपनी पत्नी और अपनी प्यारी सी एक बेटी को खो चुका हूँ। तुम मुझे जो चाहे सज़ा दे दो एंथनी, लेकिन तुम्हें पिंटू को ठीक करना होगा। तुम एक असाधारण हस्ती हो, तुम ऐसा कर सकते हो। मैं कानून के पास जाकर अपने गुनाहों की सज़ा पा सकता हूँ एंथनी, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो पहले मुझसे मेरा गुनाह पूछा जाएगा, और अगर मैंने वहाँ अपना गुनाह बताया तो पिंटू भी नहीं बचेगा। तुम मुझे जो चाहे सज़ा देना, मुझे कबूल होगी, लेकिन मेरी मदद तुम्हें ही करनी है। का एक मासूम जिंदगी का सवाल है एंथनी। एक नहीं प्रिंस, कई। तरह तरह के विभत्स प्रयोगों से गुजरा उस बच्चे का मस्तिष्क बुरी तरह से विकृत हो चुका है। उसके दिमाग में ऊल जलूल फितूरी प्रश्न जन्म ले रहे हैं, जिनके जवाब पाने का उसका तरीका बड़ा ही बेरहमी से भरा है। प्रोफेसर, मैं तेरे बेटे को ढूंढूंगा, लेकिन तब तुझे मेरे हाथों सजा मिलेगी। तुझे मेरी प्रतीक्षा यहीं रहकर करनी होगी। मैं सजा से नहीं घबरा रहा, मुझे मौत भी कबूल है। पिंटू बचना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए। ये काम इतना आसान नहीं होगा प्रिंस, क्योंकि इस वक्त किसी को नहीं पता कि पिंटू कहाँ पर है। हम उसे तभी ढूंढ पाएंगे जब वो रात में बाहर निकलेगा, लेकिन उसके काम करने के तरीके से यह निश्चित नहीं होता कि वो अपना काम सिर्फ रात में ही करता है। उसके शिकारों की कोई विशेष कैटेगरी भी नहीं है जिस पर निगाह रखकर हम उस तक पहुंच जाएं। सिर्फ एक फोटो के जरिए हमें उसे ढूंढना होगा। डीसीपी इतिहास से हमें उस क्षेत्र की जानकारी मिल सकती है जहां अभी हाल ही में पिंटू के हाथ से कोई अपराध हुआ है। तब उस क्षेत्र की छानबीन की जा सकती है। इतिहास तो खुद अंधेरे में था, किसी को क्या जवाब देता। पुलिस पर जब नाकामी के आरोप लगते हैं तो उसकी कार्यशीलता और क्षमता और भी बढ़ती है, ताकि वो जल्दी से जल्दी केस को सॉल्व करके उन आरोपों के जवाब जनता को दे सके। उस हत्यारे को किसी ने देखा नहीं है, किसी ने उसके बारे में पुलिस को कुछ बताया नहीं। फिर भी प्राप्त क्लूज के आधार पर पुलिस ने ही ये बात पता लगाई कि हत्यारा 14-15 साल का ही कोई विक्षिप्त किशोर है। जैसे ये बात पता लगाई वैसे ही उसका भी पता लगा लेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ओ विशेष गंध, एंथनी आसपास ही है। मैं जल्दी उसे पकड़कर आप लोगों के सामने पेश करूंगा। डीसीपी इतिहास का कहना है कि वो जल्दी उस गुमनाम व मासूम उम्र के हत्यारे को पकड़ लेंगे, लेकिन तब तक आप क्या करेंगे? क्या आप अपना जीवन दांव पर लगाएंगे? नहीं, इस वक्त ज़रूरत है अपने आप पर अधिक विश्वास करने की, थोड़ी सावधानी की। बच्चों को अकेला बाहर ना भेजें, सुन लिया? औरतें घर के दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद रखें, सुन लिया? काम की बात है, तू कभी मत सुनियो। कल जैसे गली का कुत्ता तेरे बाप का घर समझकर अंदर घुसाया था, कहीं वो हत्यारा भी वैसे ही ना घुसाए। बारूद भी देखने में राख ही लगता है, वैसे ही कुछ लोग देखने में उल्लू और भालू की तरह भोले भाले लगते हैं, मगर वास्तव में वो होते बेहद खतरनाक और जानलेवा हैं। कुछ ऐसा ही होगा वो हत्यारा लड़का। हत्याएं तो मैं भी करता हूं, लेकिन तुम मुझे हत्यारा नहीं कह सकते। भेड़ियों के बीच रहकर भेड़ का बच्चा भी घुर्राना सीख जाता है। बारूद को राख के साथ जलाओ तो राख में भी बारूद वाला असर आ जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर वो 14 साल का है तो मासूम है, हत्यारा होने के बाद भी। हाँ, क्योंकि हम उसकी परवरिश को नहीं जानते। वो किस माहौल में पैदा हुआ, पला बड़ा, उसको विक्षिप्त हत्यारा किन हालात ने बनाया, ये सब जाने बिना कोई कड़ा कदम नहीं उठाना इतिहास। मैं चाहता हूं कि उसकी कोई भी खबर तुम मुझे फौरन दोगे, या तो मैं सुनूंगा या प्रिंस सुनेगा। पिंटू को पकड़ने के लिए मैं चप्पे चप्पे पर निगाह रखूंगा। पिंटू? हाँ, वो बच्चा है, इसलिए मैंने उसे पिंटू कहकर पुकारा है। का एंथनी, भोर होने वाली है। हाँ, होने वाली है, मगर हुई नहीं। था एंथनी बेबस हत्यारा। हाँ, मैं इसे देख चुका हूं, लेकिन प्रिंस कोई आशंका व्यक्त करना चाहता था। नहीं नहीं प्रिंस, ये वो नहीं है। पिंटू तो 14 बरस का है। इसके होश में आने से पहले पुलिस को सूचना दे दो। अगर ये बचा होगा तो पुलिस आकर इसको गिरफ्तार कर लेगी। ठीक है, मगर तुम कौन? एंथनी, एंथनी गुंजाल्वेस। हेलो पुलिस। अगली रात वही कब्रिस्तान में मेरा पिंटू मिला। रॉकेट को भी अपने गंतव्य तक पहुंचने में कुछ तो समय लगता ही है।
मुझे लगता है कि कहीं वो अपने किसी दोस्त के यहाँ ना जा छुपा हो। इसकी गुंजाइश नहीं है। क्यों? गुंजाइश क्यों नहीं है? तुम्हारी बातें सुनने के बाद इतना तो मैं समझ ही गया हूं कि तुम्हारा बेटा काफी चालाक भी है। हत्या के बाद भी वो अपने पकड़े जाने का कोई क्लू तक नहीं छोड़ता। वो ऐसी किसी भी जगह पर जाकर नहीं छुपेगा जहां उसको तुम्हारे या पुलिस के पहुंचने का लेश मात्र भी संदेह हो। वैसे कल रात से अब तक उसने कोई खूनी वारदात नहीं की है, वरना पता लग जाता। उसकी खामोशी तो और भी खतरनाक है। वो पता नहीं कब क्या कर डालेगा। कहीं पुलिस के हाथ लग गया तो उफ, उसका पता जल्दी चलना चाहिए। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। पुलिस के हाथ लगेगा तो अभी वो उसके साथ पेशेवर मुजरिमों की तरह पेश नहीं आएंगे। वैसे मैं तुम्हारे जज्बातों को समझता हूँ। हाँ, लेकिन मेरी चालों को नहीं। अरे, एंथनी अचानक जड़ जैसा हो गया। ये तुमने क्या किया? कैसी माला ये? मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तुम हिलोगे तो मैं तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर से कैसे निकाल पाऊंगा? क्या बकते हो? कौन हो तुम? ये सब क्या है? उफ! दरअसल अब तक मैं तुम्हें जो भी कहानियां सुनाता रहा वो बिल्कुल बिल्कुल ही झूठी 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 और नकारा है। वास्तव में पिंटू मेरी कहानी का मात्र एक पात्र है। मेरा बेटा पिंटू तो केवल 3 माह की उम्र में ही मेरे प्रयोग की बलि चढ़ गया था। पिंटू को पात्र बनाकर जो भी अपराध हकीकत को जामा पहनाने के लिए किए गए वो मैंने किए, और फिर तो मैं कहानी सुनाने पहुंच गया। असली पिंटू मैं हूं। तो फिर तुम अब तक अपनी असलियत मुझ पर क्यों जाहिर कर रहे हो? क्योंकि अब मेरा काम पूरा हो गया है। तो मैं बरगलाने के लिए पिंटू जैसी सशक्त कहानी सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य तुमसे मिलना और तुम्हारे जिस्म की कार्य प्रणाली जानने के बाद फिर तुमसे दोबारा मिलना था। मेरा मकसद पूरा हो गया। वास्तव में मैं पूरा विज्ञान का प्रोफेसर हूँ, पराविज्ञान का प्रोफेसर हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में कई बार पढ़ा था। तुम्हारे बारे में जानने की कई बार इच्छा हुई कि एक मुर्दा होकर तुम जिंदा कैसे हो, लेकिन तुम तक पहुंचना बड़ी टेढ़ी खीर थी। तुम तो क्षणिक ही दिखते हो, और अधिकतर उन अपराधियों ने ही तुम्हें देखा जिन्हें उनके जघन्य कारनामों के कारण तुमने मौत की घाट उतार दिया। तुम्हारे बारे में जानने के लिए मुझे लंबे समय तक तुम्हारा साथ चाहिए था, और इसके लिए पिंटू जैसी कहानी की जरूरत थी। अब मैं जान गया हूं कि सुबह से शाम तक तुम्हारा जिस्म एक कब्र में रहता है और आत्मा कहीं चली जाती है। फिर जब वह लौटती है तभी तुम कब्र से बाहर आते हो। यह पता लगाने के लिए मेरी सहायक आत्माओं ने मेरी मदद की है। मुझे तेरी आत्मा चाहिए एंथनी। तेरी वो आत्मा जिसमें किसी भी मुर्दा शरीर को चलाने की ताकत मौजूद है। एंथनी, देख, तेरी आत्मा इस बोतल में आने लगी है। तू मेरे तंत्र जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। तेरा कौवा प्रिंस भी अब तेरी मदद को नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसे मेरे आदमियों ने पिंजरे में बंदी बना लिया है। घबराना नहीं एंथनी, वक्त को कोई किसी पिंजरे में बांध कर नहीं रख पाया। एंथनी की लाश धम्म से नीचे गिरी। मुर्दा वाकई मुर्दा हो गया। हा हा हा, एंथनी, मुझे तेरी जरूरत है अपनी पत्नी के शरीर के लिए। उसकी मौत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने दूसरी आत्माओं के जरिए उसे जिंदा करने की चेष्टा की, मगर वो आत्मा उसे जिंदा न कर सकी। उसके लिए मुझे तेरी ही आत्मा चाहिए थी जो तुझे जिंदा रखे हुए है। अब मैं तुझे जिंदा कर लूंगा। अब मैं उसे जिंदा कर लूंगा। प्रोफेसर विजय पाटिल की आंखों में हजार हजार वाट के बल्बों की सी चमक कौंध रही थी। सुलेखा, मैं आ गया। देखो, मैं आ गया। मैं तुम्हें प्यार तो करता था, पर उतना नहीं जितना अपने प्रयोगों से। तुम भी मिनी की तरह मेरे प्रयोगों की बलि चढ़ गई। लेकिन मैंने तुमसे वायदा किया था कि तुम्हें अगर कभी मेरे कारण मौत आई तो मैं तुम्हें फिर से जिंदा करूंगा। आज अपना वायदा पूरा करने का समय आ गया है। मैं तुम्हारे लिए जिंदा मुर्दे एंथनी की आत्मा ले आया हूं। अब तुम्हारे शरीर को बर्फ की सिल्लियों में रखने की जरूरत नहीं है। चलो, उठकर खड़ी हो जाओ। हाँ हाँ, शाबाश। मैं जानता था कि जो काम एक साधारण आत्मा नहीं कर पाई उसे एंथनी की आत्मा पूरा कर लेगी। अब मैं बत्ती जलाता हूं। मैं तुम्हारा पहले की तरह मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता हूं। हॉल की बत्ती तो जल गई, मगर प्रोफेसर की फ्यूज हो गई। तो तुम एंथनी, तुम यहाँ बर्फ में तो मेरी पत्नी की लाश रखी थी। हाँ, उसे हटाकर मुझे लेटा दिया गया था, और ये काम मैंने किया था। मैं डीसीपी इतिहास। शुक्र है मैं ठीक समय पर वहां पहुंचा। मैंने प्रिंस को आज़ाद किया और तुम्हारा पीछा करते हुए एंथनी की लाश को लेकर यहाँ आ गया। चाहता तो वहीं दबोच लेता, मगर एंथनी की आत्मा को मैं खतरे में नहीं डालना चाहता था। मैं जानता था कि तुम एंथनी की आत्मा को अपनी पत्नी के शव में प्रविष्ट कराने की चेष्टा करोगे, इसलिए मैंने एंथनी का शव लाकर तुम्हारी पत्नी के शव के स्थान पर रख दिया, ताकि एंथनी की आत्मा उसे वापस मिल जाए। यहाँ आकर तुम्हारी पत्नी का शव ढूंढने में प्रिंस ने अहम भूमिका निभाई, और अब तुम जैसे जल्लाद इंसान को शव बनाने की भूमिका निभाने का काम करेगा एंथनी। उफ! नहीं एंथनी, रुको। उसे सजा कानून। एंथनी भी तो ऐसे दरिंदों के अंत के लिए ही जिंदा मुर्दा बना था। हाँ। फिर आज मुझे पता चला प्रिंस की भावना एक ऐसा खतरनाक हथियार भी होती है जिसका वार खाली नहीं जाता।
भविष्य में ध्यान रखूंगा कि भावनाओं में बह ना जाऊं। ऐसे समय मुझे अपने दिल और दिमाग के सभी दरवाजे चौकस खोलकर रखने होंगे। प्रिंस उसे भोर के प्रति आगाह कर रहा था और मुर्दा वापस अपनी कब्र में समा गया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक गलत काम बुरा अंजाम में। तब तक के लिए धन्यवाद।